नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम उत्तराखंड की छठी क्लास देखेंगे। तो इसमें हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जानेंगे। तो कार्तिकेयपुर राजवंश कब से कब तक था? तो ये था 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। पहला फैक्ट देखते हैं हम। मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। तो इसके प्रथम जो 3 परिवार थे, कितने? प्रथम 3 परिवार के 14 नरेश। प्रथम 3 परिवारों के जो 14 नरेश थे, ये इन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था? 300 वर्ष तक। ध्यान रखेंगे, 14 नरेशों ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 300 वर्षों तक। नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी किस स्थान पर थी? तो ये थी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। और इनकी अगर पूछेंगे दूसरी राजधानी कहाँ थी, सेकंड राजधानी, तो ये थी हमारा अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास। कहाँ थी? कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास थी। बैजनाथ के पास थी। और इनके सत्ता का केंद्र कहाँ था? तो ये था जोशीमठ। कहाँ था? जोशीमठ। ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है हमारा कुटिला लिपि का। किस लिपि का प्रयोग हुआ है? कुटिला लिपि का। और इनके कितने अभिलेख प्राप्त हुए? तो 9 अभिलेख प्राप्त हुए। और इस वंश से संबंधित ताम्रपत्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए बागेश्वर से। दूसरा हुआ पांडुकेश्वर से। ध्यान रखेंगे कि कहाँ से? पांडुकेश्वर। तीसरा हुआ कंडारा से। और बैजनाथ और चंपावत। कहाँ से? चंपावत। अगर पूछेगा बागेश्वर से किसका हुआ? भूदेव का। किसका हुआ? भूदेव का। पांडुकेश्वर से किसका हुआ? ललित सुरदेव का। किसका हुआ? ललित सुरदेव का। ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर पूछेगा देसठ देव का, तो देसठ देव का कहाँ से हुआ? ये हुआ हमारा बालेश्वर मंदिर से। किसका? देसठ देव। ये हुआ बालेश्वर मंदिर से। कहाँ से? बालेश्वर मंदिर से। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था एटकिंसन ने। किसने किया था? एटकिंसन। पांचवे की ओर चलते हैं। 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? ये थी ढिकुली में। कहाँ थी? ढिकुली में। और ढिकुली का अन्य नाम क्या था? ये था गाने वाला भड़। क्या था? गाने वाला भड़। ध्यान रखेंगे। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम क्या था? कबीरपुर। किसके अनुसार? बीडी पांडे के अनुसार। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार क्या था कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम? तो ये था कबीरपुर। ध्यान रखें, क्या था? कबीरपुर। राइटिंग थोड़ा खराब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? तो ये था हमारा बसंत देव। कौन था? बसंत देव। और बसंत देव ने किसकी उपाधि धारण करी थी? तो ये करी थी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की। किसकी उपाधि धारण करी थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की। और बागेश्वर लेख के अनुसार इसने सोनेश्वर नामक गांव दान दिया था। किसको दिया था? बागेश्वर लेख के अनुसार इसने सोनेश्वर नामक गांव को दान दिया था। किसको दिया था? मंदिर को। कौन सा गांव दिया था? ध्यान रखेंगे आप, स्वर्णवेश्वर लिख लेंगे इसको। स्वर्णेश्वर नामक ग्राम इसने दान दिया था। और इसने साथ ही साथ क्या करा था? जोशीमठ का नरसिंह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर का? नरसिंह मंदिर। कहाँ था ये? जोशीमठ में। ध्यान रखेंगे, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कश्मीर इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा किस क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? गढ़वाल। किस क्षेत्र को? गढ़वाल। अगर पूछेंगे राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो ये कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की पुस्तक है। इसमें अगर पूछेंगे किस राजा का उल्लेख राजतरंगिणी पुस्तक में है, तो यह है ललितादित्य मुक्तापीड़ का। किसका है? ललितादित्य मुक्तापीड़ का। और
बसंत देव के बाद कौन शासक बना, अगर पूछेंगे बसंत देव के बाद शासक कौन बना, बसंत देव के बाद शासक कौन बना, तो बसंत देव के बाद शासक बना था हमारा खप्पर देव। ध्यान रखेंगे कौन बना था, खप्पर देव शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट खप्पर देव का ये आ गया खप्पर देव कन्नौज के किस राजा के समकालीन था, तो ये था यशोवर्मन के। किसके समकालीन था ये, यशोवर्मन के। और साथ ही बालेश्वर लेख के अनुसार खप्पर देव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था त्रिभुवन राज। किसके अनुसार, बागेश्वर लेख के अनुसार कौन था, त्रिभुवन राज। कौन था, त्रिभुवन राज, ये भी ध्यान रखेंगे। अंतिम शासक कौन था, त्रिभुवन राज। और त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी थी, तो ये त्रिभुवन राज ने कौन से मंदिर के लिए, व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए, व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए इसने क्या दिया था, भूमि दान दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के किस शासक ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो ये किया था किसने, धर्मपाल ने। ध्यान रखेंगे किसने करा था, धर्मपाल ने। किसके अनुसार, नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के किस शासक ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो ये किया था हमारा धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था, तो द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था हमारा, निम्बरदेव। कौन था, निम्बरदेव। निम्बरदेव कौन से धर्म को मानता था, तो ये शैव धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। ध्यान रखेंगे किस धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। और अगर पूछेंगे निम्बरदेव का पुत्र कौन था, तो इष्टगण। कौन था, इष्टगण, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्बरदेव का पुत्र कौन था, इष्टगण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने करा, तो ये किया था इष्टगण ने। और ये इष्टगण किसका पुत्र था, निम्बरदेव का। ध्यान रखेंगे इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। और इष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा महिषमर्दिनी, कौन सा, नवदुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज मंदिर बनाए थे। कौन सा, नवदुर्गा, लकुलीस तथा नटराज मंदिर बनाए थे। और ललित सुरदेव कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। मतलब इष्टगण के बाद कौन बना, ललित सुरदेव। कौन बना, ललित सुरदेव, ललित सुरदेव। ये कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है, तो ये किस शासक से संबंधित है, तो ये है हमारा ललित सुरदेव से संबंधित है। इस ताम्रपत्र में इसे क्या कहा गया है, काली कलंक पंख मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान माना गया है। क्या, कली कलंक पंख मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान माना गया है। और अगर पूछेंगे सर्वाधिक ताम्रपत्र भी इसी के प्राप्त हुए, किसके, ललित सुरदेव के ही सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, ललित पुत्र भूदेव ने। यानी ललित सुरदेव का पुत्र भूदेव ने किसका निर्माण करवाया था, बैजनाथ मंदिर का। और अगर पूछेंगे यहीं पे बौद्ध धर्म का विरोधी कौन था, तो बौद्ध धर्म का विरोधी भी कौन था, यही ललित सुरदेव का पुत्र भूदेव था। ध्यान रखेंगे भूदेव ही बौद्ध धर्म का विरोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिलोणादित्य वंश की स्थापना शिलोणादित्य के किस पुत्र ने करी थी, तो ये करी थी इच्छर देव ने। किसने करी थी, इच्छर देव ने। और अगर पूछेंगे इच्छर देव के बाद क्रमशः कौन कौन शासक बने, तो इच्छर देव के बाद बना था देशत देव। कौन बना था, देशत देव। और इसके बाद कौन बना, पद्मदेव। कौन बना, पद्मदेव। पद्मदेव शासक बना। और अगर पूछेंगे इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस वंश का अंतिम शासक था सुभिक्ष राजदेव। कौन था, सुभिक्ष राजदेव।
ये भी ध्यान रखिए। अंतिम शासक कौन था सलोणादित्य वंश का? तो ये था सुभिक्ष राजदेव। और कार्तिकेय पूर्व वंश का भी अंतिम शासक यही था। कौन था? सुभिक्ष राजदेव। 14वां शासक यही था। कौन? सुभिक्ष राजदेव। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 15वां सवाल है, लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकेय पूर्व राजाओं को मूलतः कहाँ का मानते थे? तो ये कहाँ का मानते थे लक्ष्मीदत्त जोशी जी हमारे? ये मानते थे अयोध्या का। और बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे इनको क्या मानते थे? बीडी पांडे। बीडी पांडे इनको सूर्यवंशी मानते थे। क्या मानते थे? सूर्यवंशी। किसको? कार्तिकेय पूर्व वंशी को। क्या मानते थे? सूर्यवंशी। और कार्तिकेय पूर्व वंश की राजभाषा क्या थी? अगर पूछेंगे राजभाषा, तो राजभाषा इनकी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। और अगर यहीं पे लोक भाषा पूछेंगे, क्या पूछेंगे? लोक भाषा। लोक भाषा क्या थी? पाली। ध्यान रखेंगे, राजभाषा संस्कृत थी, लोक भाषा पाली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कत्यूरियों के समय भूमि मापन अधिकारी कौन होता था? तो कत्यूरियों के समय भूमि मापन अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था हमारा परमवतार। कौन होता था? परमवतार। ध्यान रखेंगे ये भी। और अगर यहीं पे पूछेंगे कि गमागमी, ये नया पॉइंट है, गमागमी। अगर पूछेंगे गमागमी, ये कौन होता था? तो ये गमागमी होता था चिट्ठी ले जाने वाला अधिकारी। कौन? चिट्ठी ले जाने वाला अधिकारी। चिट्ठी ले जाने वाला अधिकारी कौन होता था? गमागमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कार्तिकेय पूर्व राजवंश के समय सीमाओं की सुरक्षा का भार किस पर होता था? तो ये होता था प्रांतपाल पर। किस पर होता था? प्रांतपाल पर। नेक्स्ट है घट्टपाल। घट्टपाल कौन होता था? गृहद्वार के रक्षक। ध्यान रखेंगे, घट्टपाल कौन? गृहद्वार के रक्षक। नेक्स्ट है वर्मपाल। वर्मपाल कौन होता था? सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखते थे। कौन रखते थे? जो सीमावर्ती मार्ग पर आवागमन करने वाले व्यक्तियों पर नजर कौन रखते थे? तो वो रखते थे वर्मपाल। ध्यान रखेंगे वर्मपाल का। नरपति कौन थे? अगर पूछेगा नरपति, नरपति नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली, यानी जो नदी घाटों पर आगमन करने की सुविधा भी यही करते थे और कर वसूली भी यही करते थे। कौन? नरपति। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? जो अपराधियों को पकड़ता था वो क्या कहलाता था? दोषापराधी। क्या कहलाता था? दोषापराधी। और अगर पूछेंगे गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो ये था दुसाध्य साधनी। कौन था? दुसाध्य साधनी। अगर कहीं पे भी आएगा ऐसे लिख के, दुसाध्य साधनी कौन था? तो ये था गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दुसाध्य साधनी। और अगर पूछेंगे पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी कौन थे? तो ये थे दंडपाशिक, दंडनायक व महादंडनायक। ये पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे। कौन कौन थे? दंडपाशिक, दंडनायक व महादंडनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर के प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कर्मांत। क्या कहा जाता था? तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। और यहीं भी पूछेंगे राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था कत्यूरी प्रशासन में? तो ये कहा जाता था कारिका। क्या कहा जाता था राजमिस्त्री को? कारिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कार्तिकेय पूर्व शासन में चारों सेना अंगों के प्रधान को क्या कहा जाता था? चार सेना के अंगों के प्रधान को क्या कहा जाता था? महासामंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महासामंत कहा जाता था। यहीं पे पूछेंगे, अगर यहीं पे एडिशनल फैक्ट में थोड़ा और बता देता हूँ सेनाओं के बारे में। तो सेनाओं के बारे में पहला होगा हमारा पदातिक। क्या? पदातिक। ध्यान से सुनेंगे, पदातिक। पदातिक किसको कहते थे? पैदल सेना को। किसको कहते थे? पदातिक, पैदल सेना। पदातिक क्या होता था? पैदल सेना। दूसरा होता था अश्वारोही। क्या होता था? अश्वारोही। अश्वारोही किसको कहा जाता था? तो ये होता था सर्वोच्च नायक अश्व बलाधिकृत। कौन? सर्वोच्च नायक अश्व बलाधिकृत। अश्व बलाधिकृत।
कृत, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च नायक अश्वबलादि कृत, कौन होता था? अश्वरोही। तीसरा पूछेंगे गजारोही, तीसरा क्या होगा? गजारोही। तो गजारोही पूछेंगे, गजारोही कौन था? नायक हस्ती बलादि कृत, कौन? नायक हस्ती बलादि कृत, नायक हस्ती बलादि कृत, कौन होता था? गजारोही। फोर्थ पूछेंगे, फोर्थ होगा उष्ट्रारोही, क्या होगा? उष्ट्रारोही। ये उष्ट्रारोही कौन होता था? तो ये होता था नायक उष्ट्र बलाधिकृत, कौन? उष्ट्र बलाधिकृत, उष्ट्र बलाधिकृत, ये भी ध्यान रखेंगे। पदातिक पैदल सेना, अश्वारोही अश्व बलाधिकृत, अश्वारोही क्या होता था? अश्व बलाधिकृत। गजारोही क्या होता था? हस्ती बलाधिकृत। उष्ट्रारोही क्या होता था? उष्ट्र बलाधिकृत। तो ध्यान रखेंगे ये चारों के चारों फैक्ट। आप नेक्स्ट इसमें एक दो फैक्ट और भी होंगे, इसमें मैं बता देता हूं आपको। नेक्स्ट होगा कत्यूरी शासन के समय जिले, जो जिले थे कत्यूरी शासन के समय, इनको विषय भी क्या कहा जाता था? किसको? जिलों को विषय भी कहा जाता था। तो ये विषय कौन कौन से थे? पहला था ऐसाल विषय, क्या था? ऐसाल विषय। तो ऐसाल विषय में क्या था? तो ये थे भागीरथी एवं यमुना के मध्य क्षेत्र, जो हमारी भागीरथी नदी बहती है और यमुना नदी बहती है, जो उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम ऐसाल विषय कहते थे। किसके? भागीरथी, ध्यान रखेंगे आप, नोट कर लेंगे इसको, भागीरथी व यमुना, भागीरथी और यमुना के जो बीच का क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था? ऐसाल विषय। और दूसरा पूछेंगे, दूसरा है हमारा टंकणपुर विषय, क्या आएगा? टंकणपुर विषय। तो टंकणपुर विषय कौन सा था? तो ये था अलकनंदा भागीरथी के संगम से और अलकनंदा भागीरथी के उद्गम तक, यानी अलकनंदा भागीरथी के संगम से और उपतया का क्षेत्र तक। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से उपतया का क्षेत्र तक, ध्यान रखेंगे। पूछेंगे टंकणपुर विषय कहाँ से कहाँ तक था? तो अलकनंदा भागीरथी के संगम से उपतया का क्षेत्र तक होगा। तीसरा पूछेंगे अगर, तीसरा था हमारा कार्तिकेयपुर विषय, क्या था? कार्तिकेयपुर विषय। अगर तीसरा पूछेंगे तो कार्तिकेयपुर विषय कहाँ से कहाँ तक था? तो ये कत्यूर क्षेत्र से जोशीमठ से गोमती घाटी, कत्यूर क्षेत्र जो था, कत्यूर क्षेत्र, तो ये था जोशीमठ से गोमती घाटी, जोशीमठ से गोमती, जोशीमठ से गोमती घाटी तक। अब फिर पूछेंगे, फोर्थ होगा अनंतराग विषय, क्या होगा? अनंतराग विषय। अगर पूछेंगे अनंतराग विषय कहाँ से कहाँ तक था? तो ये था भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच का क्षेत्र, जो भागीरथी और अलकनंदा के बीच का क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था? अनंतराग विषय। कौन सा? भागीरथी व अलकनंदा के बीच, ध्यान रखेंगे, भागीरथी व अलकनंदा के बीच का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा गया? अनंतराग विषय। और लास्ट है हमारा फिफ्थ, ये है मायापुर हाट, क्या है? मायापुर हाट, क्या है? मायापुर हाट। ये है हरिद्वार के निकट तराई भाबर क्षेत्र, कहाँ पर? ये है हरिद्वार के निकट, हरिद्वार के निकट तराई भाबर क्षेत्र। तो एक बार देख लेते हैं, ऐसाल विषय क्या है? भागीरथी व यमुना के बीच का क्षेत्र। टंकणपुर विषय पूछेगा तो यह है अलकनंदा भागीरथी के संगम से उपतया का क्षेत्र तक। तीसरा है कार्तिकेयपुर विषय पूछेगा तो यह है कत्यूर क्षेत्र जो है जोशीमठ से गोमती घाटी।
जोशीमठ से और गोमती घाटी के बीच जो कत्यूर क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, कार्तिकेयपुर विषय। फोर्थ है अनंतराग विषय। तो अनंतराग विषय क्या है, भागीरथी व अलकनंदा के बीच का क्षेत्र क्या है, ये है हमारा अनंतराग विषय। फिफ्थ है हमारा मायापुर। तो मायापुर क्या है, हरिद्वार के निकट तराई भाबर क्षेत्र है। क्या है, हरिद्वार के निकट तराई भाबर क्षेत्र। आगे देखते हैं हम, आगे इसमें होगा कि द्रोण को 32 शेर, जो द्रोण होता था कार्तिकेयपुर शासन के समय, द्रोण ये होता था 32 शेर। क्या, 32 शेर, या इसको 16 नाली के बराबर माना जाता था। यानी द्रोण जो होता था वो 32 शेर या 16 नाली के बराबर माना जाता था, 16 नाली के बराबर माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और दूसरा है हमारा खारी वाप। क्या होगा, खारी वाप। तो जो ये खारी वाप होगा तो इसको 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। खारी वाप को क्या बताया गया है, 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। और आज के लिए हम ये क्लास यहीं रखते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। बाकी जो फैक्ट बचे हुए हैं वो अगली क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी कमी अगर आपको लगी हो तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि ये कमी है आपकी क्लास में, हम उस पर काम करेंगे और आगे और अच्छी क्लास लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।